हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम ऑडिटिंग की एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, टोटल 4 चैप्टर्स मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो काफी सारे मेरे पास कमेंट आए कि भाई चैप्टर वाइज बनाइए, तो मैंने सोचा कि चैप्टर वाइज भी बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर वाइज सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। काफी सारी मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग की हो, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हो, जीएसटी की हो। ठीक है, तो आज ऑडिटिंग करेंगे। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस आते हैं ना, ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दीजिए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। मैंने ये खुद से बुक से बनाए हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंटरनेट पे जितने भी अवेलेबल थे मैंने उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने बुक से बनाए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डैश इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द अकाउंटिंग सिस्टम of a business concern or factory where the duties of different clerks are arranged in such a way that the work of one person is automatically checked by another। तो क्या बोला गया है कि कौन सा मेथड जो है वो ऑर्गेनाइज करता है अकाउंटिंग सिस्टम को ऑफ ए बिजनेस कंसर्न, एक बिजनेस कंसर्न के अकाउंटिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है ये मेथड, या फिर कोई फैक्ट्री हो वेयर द ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट क्लर्क आर अरेंज, जहां पे या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री हो जिसमें अलग अलग क्लर्क्स की जो है अलग अलग ड्यूटीज हो, आर अरेंज्ड इन अ सच अ वे, मतलब इस तरीके से अरेंज की जाए दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन, कि एक पर्सन का काम जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन के द्वारा वो काम चेक कर लिया जाए। तो ये जो मेथड है ना ऑडिटिंग का, वो कहलाता है इंटरनल कंट्रोल। क्या कहलाता है? इंटरनल कंट्रोल। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डैश। अब जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको कुछ और भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स गेट डिक्रीज्ड अंडर इट, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रॉड्स की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है, एंड एनी इरेग्युलरिटी कमिटेड बाय एनी वन इजीली गेट्स आइडेंटिफाइड, और किसी के द्वारा की गई इरेग्युलरिटी को भी आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें हमसे ये पूछा गया है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और भी क्या कहा जाता है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कहा जाता है इंटरनल चेक। तो इसका आंसर है इंटरनल चेक, भी इसे बोला जाता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वॉट एवर बी द काइंड ऑफ कंट्रोल, मतलब किसी भी तरीके का कंट्रोल, वेदर इकोनॉमिक और रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या फिर किसी और एनी अदर नोन एज डैश, मतलब या फिर किसी से भी हो रिलेटेड, तो वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनल कंट्रोल इम्प्लाइज कंट्रोलिंग द इंटरनल वर्क ऑफ द बिजनेस। तो इंटरनल कंट्रोल क्या करता है? बिजनेस का जो इंटरनल वर्क है उनको कंट्रोल किया जाता है इंटरनल कंट्रोल के माध्यम से। इन सच अ मैनर, इस तरीके से किया जाता है दैट प्रॉफिट्स आर डैश, जिससे कि प्रॉफिट डैश हो, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, फ्रॉड्स, फॉर्जरी एक्सेट्रा इज डैश, और जो है मैनिपुलेशन हो या फिर जो फ्रॉड्स है या किसी भी टाइप की फॉर्जरी है, इनको जो है क्या किया जाता है? तो इसका आंसर है मैक्सिमाइज्ड एंड मिनिमाइज। दो डैश से यहाँ पे मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज। कहने का ये मतलब है कि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाता है, और जो फ्रॉड्स हैं, मैनिपुलेशन है, फॉर्जरी है, इनको जो है मिनिमाइज किया जाए इंटरनल कंट्रोल के माध्यम से। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल का यही काम होता है कि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाए और फ्रॉड्स को, मैनिपुलेशन को, फॉर्जरी को, इन सबको क्या किया जाए? मिनिमाइज्ड, कम किया जाए। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया है कि डैश मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क इन सच अ मैनर, मतलब इसका ये मतलब है
कि काम को इस तरीके से डिवाइड करो दैट वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज चेक्ड बाय अनदर, कि एक एम्प्लॉय के द्वारा किया गया काम जो है वो दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा चेक कर लिया जाए। तो ये जो है क्या कहलाता है, इंटरनल चेक। ठीक है, क्या कहलाएगा, इंटरनल चेक। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये बोला गया है डैश रेफर्स टू सच रिसिप्ट एंड कैश मीमो विच इज गिवन बाय सेलर टू बायर। अब ये क्या है, एक तरीके की रिसिप्ट है एंड कैश मेमो है जो कि सेलर के द्वारा दिया जाता है बायर को। तो इसका आंसर है वाउचर। ठीक है, वाउचर। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। द मीनिंग ऑफ डैश इज नॉट जस्ट टू चेक द एंट्रीज मेड विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट ऑल्सो टू सी इफ द एंट्रीज आर ऑथोराइज्ड, रिकॉर्डेड एंड एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द प्रॉपर फॉर्म। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि इस वर्ड का जो मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ डैश, इसका मतलब केवल इतना ही नहीं है कि एंट्रीज को चेक करना सिर्फ, मेड विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स, मतलब कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के द्वारा जो एंट्रीज बनाई गई हैं केवल और केवल उसको चेक करना ही नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो टू सी, ये भी देखना है कि इफ द एंट्रीज आर ऑथोराइज्ड, जो एंट्रीज है वो ऑथोराइज्ड है, रिकॉर्डेड है या फिर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द प्रॉपर फॉर्म, कि जो एंट्री जो रिकॉर्डेड है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं है, ये भी ये चेक करना है। तो इसका आंसर है वाउचिंग। ठीक है, द मीनिंग ऑफ वाउचिंग इज नॉट जस्ट टू चेक द एंट्रीज मेड विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट ऑल्सो टू सी इफ द एंट्रीज आर ऑथोराइज्ड, रिकॉर्डेड एंड एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द प्रॉपर फॉर्म। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वाउचिंग। वाउचिंग का क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वाउचर्स आर द प्रिंटेड फॉर्म्स। वाउचर्स आर द प्रिंटेड फॉर्म्स। जो वाउचर है वो प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं ऑन विच डैश एंड डैश आर कंपल्सरी प्रिंटेड, जिन पर जो है डैश और डैश प्रिंटेड होने ही चाहिए, कंपल्सरी। अब इसका आंसर है डेट और सीरियल नंबर, मतलब वाउचर पर डेट होना और सीरियल नंबर होना प्रिंट कंपल्सरी है। ठीक है, इसका आंसर है डेट और सीरियल नंबर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वाउचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ 2 फॉर्म, डैश एंड डैश। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो वाउचर्स है वो 2 फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी फॉर्म्स है तो मैं आपको बता दूं, प्राइमरी एंड कोलेट्रल। ठीक है, प्राइमरी, एक तो प्राइमरी फॉर्म होगी वाउचर की और एक कोलेट्रल फॉर्म होगी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। रिसिप्ट फॉर कैश पेमेंट विल बी प्राइमरी वाउचर एंड अदर डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइस, बिल एक्सेट्रा आर डैश। मतलब रिसिप्ट फॉर कैश पेमेंट विल बी प्राइमरी वाउचर्स, यानी कि कैश पेमेंट आपने रिसीव किया वो प्राइमरी वाउचर कहलाया। एंड अदर डॉक्यूमेंट, अगर कोई दूसरी डॉक्यूमेंट आप रिसीव कर रहे हो, जैसे कि आपका इनवॉइस हो गया, आपका बिल हो गया या एक्सेट्रा कुछ भी हो गया, तो वो क्या कहलाएंगे, तो आंसर है कोलेट्रल वाउचर। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। डैश मीन्स प्रूविंग और कंफर्मिंग द ट्रूथ। मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रूव करना, साबित करना, कंफर्म करना ट्रूथ को। तो इसका आंसर है वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन मीन्स प्रूविंग और कंफर्मिंग द ट्रूथ। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, तो इसका आंसर है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जो है वो वेरिफिकेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। डैश एग्जामिन्स द असेट्स एंड लाइबिलिटीज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंसर्न। मतलब ये जो है डैश, ये एग्जामिन करता है कंसर्न की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी असेट्स एंड लाइबिलिटी जो कि बैलेंस शीट में शो की गई है, उनको एग्जामिन करना। तो इसका आंसर है वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन एग्जामिन्स द assets and liability appearing in the balance sheet of the concern. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. In valuation, auditor generally critically verify and check assets on the basis of dash and dash. मतलब वैल्यूएशन में
जो ऑडिटर है वो जनरली और क्रिटिकली वेरीफाई करता है और चेक करता है असेट्स को किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है एक्सेप्टेड ट्रेडिशन एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि इनके बेस पे जो है वैल्यूएशन में ऑडिटर वेरीफाई करता है असेट्स को, किनके बेस पे, एक्सेप्टेड ट्रेडिशंस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। वैल्यूएशन इज इंक्लूडेड इन द डैश बट डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन। मतलब इस डैश में वैल्यूएशन तो इंक्लूडेड है बट डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन। तो इसका आंसर है वेरिफिकेशन। दोनों डैश का आंसर है वेरिफिकेशन। कहने का ये मतलब है कि वैल्यूएशन इज इंक्लूडेड इन द वेरिफिकेशन बट वेरिफिकेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार एवरी कंपनी शेल अपॉइंट एंड डैश, सभी कंपनी जो है एक अपॉइंट करेगी क्या, टू ऑडिट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है, ऑडिटर। ऑडिटर बुक अपॉइंट करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इट इज मैंडेटरी फॉर अ डैश टू ऑडिट इट्स अकाउंट। तो ये जो है मैंडेटरी है इसके लिए कि ये अपने अकाउंट्स चेक कराए, ऑडिट कराए। तो इसका आंसर है कंपनी, यानी कि कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एन ऑडिटर इज अ डैश नॉट अ ब्लड हाउंड। तो ऑडिटर डैश है, नॉट अ ब्लड हाउंड। तो इसका आंसर है वॉच डॉग। ऑडिटर एक वॉच डॉग है, मतलब एक वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है। तो ब्लड हाउंड का बेसिकली ये मतलब होता है कि डॉग की ही ब्रीड होती है ये, जो कि काफी, जिनकी स्मेल जो है वो काफी तेज होती है। तो ऑडिटर को यहाँ पे ये बोला गया कि वो एक ब्लड हाउंड नहीं है, यानी कि बहुत, मतलब समझ रहे हैं आप, वो एक वॉच डॉग है, वो सिर्फ देख सकता है, ये नहीं कि हर चीज को ब्लड हाउंड नहीं है, कहने का ये मतलब है। तो ये वाली ना स्टेटमेंट हमें याद रखनी है, एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है एमसीक्यू में। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अ पर्सन शेल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ डैश। मतलब एक पर्सन को कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट जो है किया जा सकता है अगर वो डैश है। तो इसका आंसर है चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट है तभी उस पर्सन को जो है उस कंपनी का ऑडिटर बनाया जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिमेन अनसक्सेसफुल इन अपॉइंटिंग फर्स्ट ऑडिटर, अगर जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं ऑडिटर अपॉइंट करने में, अपनी जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने में, तो डैश ऑफ द कंपनी कैन अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर इन जनरल मीटिंग। तो कौन कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है जनरल मीटिंग में? तो इसका आंसर है शेयर होल्डर्स। अगर बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं ऑडिटर को अपॉइंट करने में, तो शेयर होल्डर्स जो होंगे कंपनी के वो ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी के। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और काफी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि रिटर्न फॉर्म में दीजिए, तो मैं आपको बता दूं मैं रिटर्न फॉर्म में जितने दे सकती थी मैंने दे दिए। अब ये वाली जो वीडियोस हैं मतलब ये मैं ऐसे ही दे पाऊंगी क्योंकि मैं ये बुक से ही बना रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।